हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को बिना स्किप किए दोस्तों अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि वे बच्चे जो इस बार बोर्ड की परीक्षा में अपियर करने वाले हैं वो अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सके और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। जी बिल्कुल, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारे सीरीज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है। आई होप आप सब लोग नोट्स लेके बैठे होंगे। यहाँ पे जितने क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे जितने क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं सारे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आज हमने पहला प्रश्न लिया है धारा और चाल से, धारा और नाव से लिया है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस बार मतलब इस प्रकार का प्रश्न, धारा और नाव से प्रश्न हर बार आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है और 6 अंक में पूछ लिया जाता है दोस्तों। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बार बार पूछ लिया जाता है। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए, समझ लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि एक नाव की शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने में तथा धारा की विपरीत 12 किलोमीटर आने में 8 घंटे का समय लगता है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए दोस्तों, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ने क्या कहा दोस्तों कि एक नाव है, उसकी शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि जो नाव है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। कब? जब धारा शांत है। शांत जल है, धारा नहीं है। शांत जल में उसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों। आगे क्या कह रहा है कि जब वह धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाती है तथा उसकी विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर जाती है, यानी एक बार धारा की दिशा में जा रही है और एक बार धारा की विपरीत दिशा में जा रही है। 12 किलोमीटर जाने में और 12 किलोमीटर आने में, धारा की अनुकूल दिशा में 12 किलोमीटर, धारा की प्रतिकूल दिशा में 12 किलोमीटर जाने में और आने में कुल कितना समय लगता है? 8 घंटे का समय लगता है दोस्तों। 8 घंटे का समय लगता है। तो पूछ रहा है आपसे कि धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की स्पीड क्या है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम? धारा की चाल क्या है दोस्तों? ये आपसे पूछना है, इसको आपको ज्ञात करना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आई होप अपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, पढ़ लिया होगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा के रख लीजिएगा, स्टार लगा के रख लीजिएगा दोस्तों। 6 नंबर में आपका प्रश्न पूछी गई। नाव की चाल शांत जल में कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। लिख लीजिए, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में दोस्तों नाव की चाल कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, 4 किलोमीटर पर आवर है। ओके, इतनी चीजें दी गई हैं कि शांत जल में जब धारा नहीं बहती है किसी दिशा में, तो शांत जल में, उस शांत जल में धारा की चाल कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों। अब नाव द्वारा एक दिशा में चली गई दूरी कितनी है? जी बिल्कुल 12 किलोमीटर है। एक दिशा में नाव के द्वारा चली गई दूरी कितनी है? जी बिल्कुल 12 किलोमीटर है। यानी 12 किलोमीटर जाने में और 12 ही किलोमीटर आने में। आई होप आप समझ रहे होंगे दोस्तों। कितना समय लेती है? 8 घंटा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जब धारा की दिशा में जाएगी, जैसे पानी है ये और जो हवा चल रही है, ऐसे धारा इस दिशा में चल रही है और आपका नाव जो है वो भी इस दिशा में फ्लो हो रहा है। जो आपका नाव है वो भी ऐसे फ्लो हो रहा है धारा की दिशा में। धारा की दिशा में फ्लो हो रहा है दोस्तों, तो इसकी चाल जो है वो बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? इस धारा की चाल उसमें क्या हो जाएगी दोस्तों? ऐड हो जाएगी। जब वो नाव धारा की दिशा में जाएगी, स्ट्रीम की डायरेक्शन में जाएगी, जिस दिशा में धारा फ्लो हो रही, धारा बह रही है, उस दिशा में, जिस दिशा में पानी बह रहा है, उस दिशा में जब आपका नाव जाएगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी दोस्तों? बढ़ जाएगी। और इसके विपरीत जब नाव आएगा
धारा इधर बह रही है, पानी इधर बह रहा है और नाव उल्टी दिशा में आ रहा है, तो इसकी चाल क्या हो जाएगी दोस्तों? कम हो जाएगी। आप खुद ही कॉमन सेंस यूज कर सकते हो। पानी इधर बह रहा है, इस दिशा में बह रहा है, नाव भी उसी दिशा में जा रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगी? थोड़ी सी बढ़ जाएगी। धारा इधर बह रही है, नाव उधर से आ रही है, स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी दोस्तों। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आइए आगे बढ़ लेते हैं। लिखेंगे दोस्तों, नाव द्वारा एक दिशा में तय दूरी कितनी है दोस्तों? आप कहोगे 12 किलोमीटर। जी बिल्कुल, कितनी है? 12 किलोमीटर है। नाव द्वारा एक दिशा में चली दूरी या तय दूरी कितनी है? 12 किलोमीटर। वो दिशा क्या है? एक धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाएगी। धारा की विपरीत दिशा में आएगी तो भी 12 ही आएगी ना। दोनों स्थितियों में वो 12 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है दोस्तों, चाहे वो धारा की दिशा में जाना हुआ उसका और चाहे धारा की दिशा में आना हुआ उसका। आइए आगे बढ़ते हैं। शांत जल में नाव की चाल दोस्तों 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव द्वारा एक दिशा में तय की गई दूरी कितनी है? 12 किलोमीटर है दोस्तों। तब चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपसे क्या पूछा है? धारा की चाल दोस्तों। मान लिया, लिखेंगे माना धारा की चाल यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों। मान लिया कि जो धारा है उसकी चाल कितनी है? यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों। मान लिया धारा की चाल कितनी है? यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है। और जब नाव धारा की दिशा में जाएगी तब कितना चाल हो जाएगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जब नाव जो है धारा की दिशा में जाती है, जब नाव उसी दिशा में जाती है जिस दिशा में आपका स्ट्रीम फ्लो हो रहा है, जिस दिशा में धारा बह रही है। जब नाव धारा की दिशा में जाती है तब चाल सोच के बताओ कितना हो जाएगा दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। जब नाव धारा की दिशा में जाती है, अब देखो नाव की चाल कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल कितनी है? यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है। अब टोटल चाल कितनी हो जाएगी दोस्तों? 4 प्लस यक्स किलोमीटर प्रति घंटा, यानी नाव की चाल बढ़ जाएगी। यक्स किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। नाव की चाल यक्स किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाएगी। कब? जब नाव धारा की दिशा में जाएगी। दोस्तों तब कितना समय लगेगा? अगर वो नाव जो है दोस्तों धारा की दिशा में 4 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तब समय कितना हो जाएगा? तब समय हो जाएगा दोस्तों, समय बराबर होता है, आपको पता होगा, मुझे बता दीजिए। समय बराबर, जी बिल्कुल, दूरी बटे चाल। दूरी 12 किलोमीटर, चाल हो गया है 4 प्लस x किलोमीटर, समय हो गया, ये हावर में लिख लेंगे, घंटा लिख लीजिए। यानी समय कितना हो जाए? जब नाव जो है दोस्तों धारा की दिशा में जाती है, कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर, तो उसकी चाल बढ़ गई है। पहले 4 किलोमीटर प्रति घंटा थी और धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा थी। दोनों की चाल क्या हो गई? ऐड हो गई दोस्तों। कितना हो गई? 4 प्लस x हो गई। समय कितना लगेगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। 12 किलोमीटर बटे 4 प्लस x घंटा, किलोमीटर कट जाएगा, समय हो जाएगा 12 बटे 4 प्लस x घंटा। दोस्तों कितना समय लग रहा है? 12 बटे 4 प्लस x घंटा। ये हो गया पहला कंडीशन, जब धारा की दिशा में नाव जाती है। आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। जब नाव धारा की विपरीत दिशा में, जब नाव धारा की विपरीत दिशा में जाती है, यानी अब जाती है का मतलब एक बार गई, ठीक है, पानी उसी दिशा में बह रहा है, अब की बार नाव वहां से आ रही है, इसका मतलब धारा की विपरीत दिशा में नाव जा रही है। जब नाव धारा की विपरीत दिशा में जाती है तब कितना चाल हो जाएगा दोस्तों? अरे भाई, जब दिशा में गई उसी दिशा में तो वो ऐड हो गया, धारा की चाल नाव की चाल में ऐड हो गई दोस्तों। अब ये उल्टा,
नाव जो है दोस्तों ये धारा के विपरीत दिशा में चल के आ रही है। अब की चाल क्या हो जाएगी, उतनी चाल कम हो जाएगी। 1 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, नाव की चाल में से कम हो जाएगी। भाई धारा उधर बह रही है, नाव इधर आ रही है, तो इसको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, इसकी चाल कम हो जाएगी ना, स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नाव की स्पीड क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी। लेकिन टोटल चाल कितनी हो जाएगी, 4 - x किलोमीटर पर आवर। जब नाव धारा की दिशा में गई तब चाल हो गई 4 + x किलोमीटर पर आवर। अब वहां से विपरीत दिशा में आ रही है तब चाल कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4 - x किलोमीटर पर आवर। आई होप समझ में आया होगा। तब समय कितना हो जाएगा, भाई दूरी तो वही है 12 किलोमीटर, तब समय कितना हो जाएगा दोस्तों, तब समय कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 12/4 - x घंटा। आई होप सारी चीजें समझ में आई होंगी। जब नाव धारा की दिशा में गई, धारा बह रही थी x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, नाव 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही थी, तब कितना समय लगा 12 किलोमीटर जाने में, 12/4 + x हो जाएगा। अब नाव धारा की विपरीत दिशा में आ रही है, चाल कम हो गई भाई, 4 - x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, तब समय कितना लगेगा, 12/4 - x प्रति घंटा लगेगा, 12/4 - x लगेगा दोस्तों। बट प्रश्नानुसार क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है दोस्तों, प्रश्न के अनुसार क्या है, प्रश्नानुसार क्या है कि टोटल टाइम उस नाव को, टोटल टाइम कितना लगता है भाई, जाने और आने में कितना समय लगता है, 8 घंटे का समय लगता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कितना टाइम लगता है टोटल। एक बार नाव धारा की दिशा में गई, एक बार धारा के विपरीत दिशा में आई, टोटल समय कितना लगता है मेरे दोस्तों, 8 घंटे का समय लगता है। लिख लेंगे प्रश्नानुसार जाने में कितना समय लगा है, 4 + x, 12/4 + x। आने में कितना समय लगा है, 12/4 - x। टोटल कितना टाइम लग रहा है, 8 घंटे दोस्तों, यानी कि 12/4 + x + 12/4 - x बराबर टोटल टाइम यानी कि 8 घंटे। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका यक्स निकल आएगा, यक्स यानी कि धारा की चाल। आई होप सारा कंडीशन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आई होप मैं इजी से इजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। आइए आगे बढ़ ले, 12 कॉमन है, 12 क्या है, कॉमन है, ब्रैकेट में बचेगा 4 + x + 1/4 - x, 1/4 + x + 1/4 - x बराबर x 8 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 8 ही दिया है। आइए समझ में आया होगा। आइए आगे कर लेते हैं, ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में, अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 - x का 1 में होगा 4 - x, 4 + x का 1 में होगा 4 + x, नीचे a + b a - b, a + b a - b दोस्तों, a² - b², 4 का स्क्वायर 16, b का स्क्वायर x² बराबर 8/12 दोस्तों, 8/12। आई होप समझ में आया होगा। आइए आगे करते हैं, यक्स से यक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस कंडीशन है, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, इधर ये कट गया, क्या हो गया, 4 4 8 हो गया, और नीचे 16 - x² हो गया। इधर दोस्तों 2/3 बचा है, क्रॉस मल्टीप्लाई भाई, इक्वल टू के इधर उधर है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 8 = 24, 16 2 = 32 - 2x², गुणा करेंगे दोस्तों कितना मिलेगा, 8 3 24, 16 दूना 32 - 2x²। आइए यक्स की वैल्यू पता करते हैं, ये माइनस में इधर आएगा, प्लस में, प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यानी कि 2x² = 32 - 24। भाई 32 - 24 क्या बचेगा, 32 में से 24 जाएगा, 8 बचेगा, 2 1 कम 2, 2 चौक 8। समझ में आया ना, 2 चौक 8 हो गया, x² बराबर 4, x बराबर √4 बराबर ±2। अभी भाई चाल जो है माइनस में तो होती नहीं है, तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा की चाल दोस्तों कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल कितनी है दोस्तों, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। मैं एक बार पूरा क्वेश्चन फिर रिपीट कर देता हूं, उसके बाद सॉल्यूशन फिर रिपीट कर देता हूं, सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन ने क्या कहा था दोस्तों, क्वेश्चन ने कहा था कि एक नाव है, उसकी शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों। जब यह नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाती है तथा विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर आती है,
समझ रहे हैं ना। तो टोटल टाइम उसको लगता है भाई 8 घंटे का समय लगता है। उस नाव को कुल समय कितना लगता है, जाने और आने में 8 घंटे का समय लगता है। तो धारा की चाल क्या होगी ये आपको बताना था दोस्तों। सॉल्यूशन की तरफ समझ लेते हैं इसको। मान लीजिए दिया क्या है, शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव द्वारा एक दिशा में तय की दूरी आपको पता है 12 किलोमीटर। भाई जाने में 12 किलोमीटर, आने में 12 किलोमीटर। एक दिशा में तय दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर है। अब जो कि धारा की दिशा में जब जाएगी भाई, पानी उधर बह रहा है, नाव भी उधर ही जा रहा है, तो दोनों चाल क्या हो जाएगी, दोनों चाल ऐड हो जाएगी भाई। मान लेंगे धारा की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब नाव धारा की दिशा में जाएगी दोस्तों, दोनों की चाल क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। दोनों की चाल कितनी हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। जब नाव धारा की दिशा में जाती है तो संयुक्त चाल कितनी हो जाएगी, 4 + x किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की है 4, धारा की है x, तो 4 + x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। समय कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी 12 किलोमीटर, चाल कितना 4 + x, यानी 12 बटे 4 + x घंटा लगेगा जब नाव धारा की दिशा में जाएगी। इसके विपरीत जब नाव विपरीत दिशा में आएगी तब चाल कम हो जाएगी भाई। चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब नाव विपरीत दिशा में जाती है धारा के तो चाल 4 - x हो जाएगी दोस्तों। और कितना समय लगेगा, 12 बटे 4 - x किलोमीटर घंटा लगेगा। सॉरी किलोमीटर नहीं, घंटा। कितना समय लगेगा दोस्तों, 12 बटे 4 - x घंटा का समय लगेगा। बट प्रश्नानुसार क्या है कि जाने और आने में कुल समय कितना लगता है, 8 घंटे का समय लगता है। नाव को एक धारा की दिशा में जाने में और आने में कितना समय लगता है दोस्तों, 8 घंटे का समय लगता है। कंडीशन बन गया, 12 कॉमन था, 1 बटे 4 + x हो गया, प्लस 1 बटे 4 - x बराबर 8 हो गया। गुणा में है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 - x का 1 में होगा, 4 - x हो जाएगा। 4 + x का 1 में होगा, 4 + x हो जाएगा, बराबर 2 बटे 3। 4 से काट सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 = 12 दोस्तों। -x + x कैंसिल, प्लस माइनस कट जाएगा। 4 × 4 = 8 हो गया, 8 बटे 16 - x² बराबर 2 बटे 3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 × 8 = 24, 16 दूना 32 - 2x²। ये माइनस में करेगा, प्लस में, प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 2x² बराबर 32 - 24, 32 में से 24 जाएगा 8, 2 चौके 8, x² बराबर उधर जाएगा तो √4 हो जाएगा। x बराबर √4 बराबर +-2। चाल कभी माइनस में होती नहीं, तो x बराबर 2। एग्जैक्ट वैल्यू धारा की चाल कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी दोस्तों। आई होप सारी चीजें समझ में आएंगी दोस्तों। कर लीजिए दोस्तों, नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, इसको नोट कर लीजिएगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2023 दोस्तों। 6 नंबर में आएगा, कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं, हमारा दूसरा प्रश्न है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। क्वेश्चन ने क्या कहा है दोस्तों, क्वेश्चन ने कहा है कि कोई दो समरूप त्रिभुज हैं, कोई दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, तो इन दोनों की एरिया का रेशियो, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उन त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है दोस्तों। ये आपको सिद्ध करना है, आपको प्रूव करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रायंगल से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 6 नंबर में प्रश्न आता है, कभी कभी 4 नंबर में पूछ लेता है, अदरवाइज लॉन्ग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ये प्रमेय है, प्रमेय 6.6 है दोस्तों कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है दोस्तों। ये आपको प्रूव करना है, दिखाना है दोस्तों। आइए चलते हैं इसकी सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है दोस्तों। चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया कि दो त्रिभुज ABC और PQR हैं दोस्तों। दिया है कि दो त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज ABC है और दूसरा PQR है, और ये दोनों क्या है, समरूप है दोस्तों। सिमिलर ट्रायंगल है, ये दोनों समरूप है दोस्तों। मैं आपको समरूप का मतलब बताता हूं। समरूप का मतलब होता है दोस्तों सिमिलर। और दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, जब उन त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। दो त्रिभुज समरूप तब होते हैं जब उन त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो, एक ही अनुपात में है दोस्तों। हम कहेंगे कि जब A कोण P के बराबर हो,
बी कोण क्यू के बराबर हो, सी कोण आर के बराबर हो दोस्तों, ए कोण पी के बराबर, बी कोण क्यू के बराबर, सी कोण आर के बराबर हो दोस्तों, तब ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। या ए बी बटे पी क्यू, संगत भुजाओं का अनुपात ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर, ए सी बटे पी आर अगर है तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे दोस्तों, समरूप होंगे। और इसमें तो ऑलरेडी कहा है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, पी क्यू आर, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। ये दोनों त्रिभुज ऑलरेडी क्या है, सिमिलर है, समरूप है दोस्तों। अर्थात यहां से हमको ऑलरेडी पता है कि संगत भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे क्यू आर, ये हमें ऑलरेडी पता है दोस्तों। ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर, ये हमें ऑलरेडी पता है। ये चीजें हमें पहले से पता है दोस्तों, क्योंकि हमने क्वेश्चन में पहले से ही कहा है दोस्तों कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ये दोनों त्रिभुज पहले से ही समरूप हैं। हमें तो इनकी एरिया का रेशियो दिखाना है, दोस्तों, क्षेत्रफलों का अनुपात दिखाना है। दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी या तो संगत कोण बराबर हो या उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। तो भाई कंडीशन मैंने लिख दिया, ये दोनों होंगे तभी तो ये समरूप हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, सिद्ध क्या करना है या दिखाना क्या है दोस्तों, सिद्ध क्या करना है दोस्तों, आपको सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू दोनों समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात, दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दोस्तों उनकी संगत भुजा के ए बी बटे पी क्यू का वर्ग, ए सी बटे पी आर का वर्ग और बी सी बटे क्यू आर के वर्ग के बराबर होता है दोस्तों। यानी कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उन त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये आपको प्रूव करना है, ये आपको क्या करना है दोस्तों, प्रूव करना है। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आइए हल करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर हमें इनका क्षेत्रफल चाहिए दोस्तों, अगर इनका हमें क्षेत्रफल चाहिए तो लंब डालना पड़ेगा, और ये सब न्यून कोण त्रिभुज हैं, तो न्यून कोण त्रिभुज में लंब दोस्तों उनके शीर्ष के त्रिभुज के अंदर की ओर डाला जाता है। मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। अगर कोई त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज है तो जो ऊंचाई होगी, जो लंब डाला जाएगा त्रिभुज के अंदर डाला जाएगा, और कोई अधिक कोण त्रिभुज है दोस्तों तो जो लंब होगा वो बाहर डाला जाएगा, त्रिभुज के बाहर डाला जाएगा दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा। ये दोनों न्यून कोण त्रिभुज हैं दोस्तों। तो हम रचना में क्या करेंगे, रचना में हम लोग ये कर लेते हैं, इनके कंस्ट्रक्शन में ये कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम स्टार लगा के रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और क्वेश्चन में भी 6 नंबर में आता दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, कर लीजिएगा। रचना में हमने क्या किया, लंब डाल दिया दोस्तों, एडी परपेंडिकुलर बीसी और पीएस परपेंडिकुलर क्यू आर। आई होप समझ में आया होगा आपको। हमने लंब डाल दिया, एडी लंब डाल दिया किस पे, बीसी पर, और पीएस लंब डाल दिया किस पे, क्यू आर पर। लंब डाल दिया दोस्तों, एक लंब खींच दिया। ये समझ में आ रहा होगा आपको। हमने क्या किया, जो त्रिभुज एबीसी है दोस्तों, वहां हमने लंब डाल दिया एडीबीसी पर, और जो त्रिभुज पी क्यू आर है वहां हमने लंब डाल दिया पीएस क्यू आर पर। अब आराम से हम इनका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, दोस्तों। लिखेंगे उपपत्ति, अभी प्रूफ लिख लेंगे दोस्तों, प्रूफ उपपत्ति। आप इसे थ्योरम मान के लगा लो, क्वेश्चन है दोस्तों, आप थ्योरम मान के लगाओ, हम लोग भी थ्योरम मान के लगा रहे हैं। सेम इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा, आप ऐसे हल करोगे। जब आपके बोर्ड में क्वेश्चन ये आएगा ऐसे आप हल लिख के कर लोगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उपपत्ति देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने चलिए देखते हैं दोस्तों। एडी परपेंडिकुलर बीसी खींच दिया, पीएस परपेंडिकुलर क्यूएच खींच दिया दोस्तों। अब आगे देखिए जरा ध्यान से दोस्तों, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, अगर एबीसी के क्षेत्रफल की बात कर लें,
त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जब लंब पता हो? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। जी बिल्कुल सही कहा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार तो BC है और ऊंचाई आपका क्या है? AD है। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार BC, ऊंचाई AD। ऐसे ही त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, एरिया त्रिभुज PQR 1/2 आधार क्या है? QR है। आधार क्या है दोस्तों? QR है। और लंब क्या है? यानी कि ऊंचाई क्या है? PS है। यानी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। दोस्तों ABC का क्षेत्रफल 1/2 आधार BC, ऊंचाई AD। 1/2 PQR में आधार QR, ऊंचाई PS हो गया। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ABC का क्षेत्रफल 1/2 BC गुणे AD, PQR का क्षेत्रफल 1/2 QR बटे PS, QR गुणे PS हो गया। दोस्तों हमें क्या चाहिए? हमें तो उनका अनुपात चाहिए। आगे देख लेते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। PQR दोस्तों, PQR देखिए जरा ध्यान से, देखिए जरा ध्यान दोस्तों, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। हमें रेशियो चाहिए था, दोस्तों 1/2 BC गुणे AD और 1/2 QR गुणे PS हो गया। 1/2 BC गुणे AD, 1/2 QR गुणे PS, 1/2 कैंसिल हो गया। BC गुणे AD बटे QR गुणे PS। BC गुणे AD बटे QR गुणे PS मिल गया। दोस्तों दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया। इसको समीकरण 1 मान के रखिएगा। क्या यही हल हो गया? जी नहीं, हमको आगे बढ़ना है। हमें तो क्या सिद्ध करना है कि भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। दोस्तों समीकरण 1 मिल गया हमको, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात मिल गया कि BC गुणे AD बटे QR गुणे PS मिल गया। अब आइए आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों, आइए आगे बढ़ लेते हैं। आप जब लंब खींचे हैं तो 2 त्रिभुज आपको बन गए, एक त्रिभुज इसमें, एक त्रिभुज इसमें, एक त्रिभुज इसमें, एक त्रिभुज में 2 त्रिभुज बन गए। आइए देख लेते हैं दोस्तों, लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQS में। ये क्यों करने जा रहे हैं मुझे बता दो भाई, ये क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि हमें यहां पे तो अनुपात मिला है, यहां पे अनुपात मिला है दोस्तों, BC गुणे AD बटे QR गुणे PS मिला है। हमें तो स्क्वायर सिद्ध करना है, तो AD और PS की जगह हमें BC या QR मिल जाए, BC या QR मिल जाए, लाके रख देंगे, गुणा करेंगे, वर्ग हो जाएगा। जब AD और PS को हटाने के लिए हम ये दोनों त्रिभुज ले रहे हैं दोस्तों, जो समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। ABD तथा PQS में कोण B बराबर है किसके? कोण Q के। ये देखिए, यही मैं आपको दिखा रहा हूं। B और Q हमें पहले से पता है कि त्रिभुज क्या है, दोनों समरूप हैं। दोनों त्रिभुज क्या है दोस्तों? समरूप हैं। B बराबर Q है तो ABD और PQS में कोण B बराबर कोण Q हो गया दोस्तों, और कोण D बराबर कोण S हो गया, क्योंकि ये दोनों क्या है? 90 अंश के हैं। क्यों B बराबर क्यों हुआ? B बराबर क्यों हुआ? क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। D बराबर यस क्यों हुआ? क्योंकि हमने लंब खींचा है, तो दोनों कितने कितने कोण के हैं, कितना कोण बना रहे हैं दोस्तों? 90 बना रहे हैं। यहाँ पे कंडीशन दे दीजिए, क्योंकि चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, इसलिए कोण B कोण Q के बराबर है, कोण D कोण S के बराबर, क्योंकि हमने लंब खींचा, इसलिए क्या है? दोनों 90 डिग्री के हैं दोस्तों। अतः दोनों त्रिभुज ABD समरूप हो गया किसके? PQS के। बाई एंगल क्राइटेरिया, एंगल समरूपता कसौटी से, कोण समरूपता कसौटी से दोस्तों ABD और PQS क्या हो गया? समरूप हो गया भाई एंगल क्राइटेरिया से। अब आगे क्या? जब कोई 2 त्रिभुज समरूप हो जाते हैं मेरे दोस्तों, तो उनके संगत भुजा का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। यानी हमें यहां से मिल जाएगा AB बटे PQ बराबर AD बटे PS। सारा खेल आप समझ गए होगे, दोस्तों। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो संगत हो जाए AB PQ। समझ में आ रहा ना? AD
PS। ये दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज हमने क्या कर दिया? समरूप। दो त्रिभुज समरूप तभी होते हैं जब उन त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, त्रिभुज समरूप हो जाता है मेरे दोस्तों। त्रिभुज समरूप हो गया, भुजाएं क्या होंगी? समान अनुपात में होंगी। भुजाएं क्या होंगी? समान अनुपात में होंगी दोस्तों। समीकरण 1 से आ जाइए, समीकरण 1 से मेरे दोस्तों, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से क्या मिलेगा? आइए देखते हैं समीकरण 1 से क्या मिलेगा। देखिए जरा ध्यान से, समीकरण 1 से क्या मिलेगा? समीकरण 1 में क्या है? एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। यहां लिखते हैं ताकि जगह भी सही हो जाए। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर, यहां तो BC बटे QR है, तो BC बटे QR रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट AB बटे PS की जगह पे, AD बटे PS की जगह पे AB बटे PQ मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। AB बटे PQ हो गया, AB बटे PQ हो गया। अभी भी समस्या है? कोई समस्या नहीं है। BC बटे देखिए BC बटे QR किसके बराबर है? AB बटे PQ के बराबर है, AC बटे PR के बराबर है। भाई संगत भुजाएं ऑलरेडी त्रिभुज ABC PQR समरूप है, ऊपर पहले ही सभी भुजाएं समान अनुपात में है, तो जब यहां से AB बटे PQ और BC बटे QR मिला है गुणा में, तो या तो BC बटे QR की जगह पे AB बटे PQ रख दे, या AB बटे PQ की जगह पे BC बटे QR रख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। रख लीजिए दोस्तों। अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दोस्तों क्या हो जाएगा? अगर AB बटे PQ रखेंगे BC बटे QR की जगह पे, तो हो जाएगा BC बटे QR का स्क्वायर। AB बटे PQ रख दिए किसकी जगह पे? BC बटे QR की जगह पे। AB बटे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, AB बटे PQ बराबर है BC बटे QR के, तो AB बटे PQ की जगह पे BC बटे QR रख दिया, तो BC बटे QR का वर्ग हो जाएगा। अगर BC बटे QR की जगह पे AB बटे PQ रखेंगे, तो AB बटे PQ का वर्ग हो जाएगा, AB बटे PQ का वर्ग हो जाएगा। और ये दोनों AC बटे PR के बराबर है, तो AC बटे PR का वर्ग हो जाएगा दोस्तों। यानी कि प्रूव हो गया जो आपको प्रूव करना था। यानी किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उन त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है दोस्तों। किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उन त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है दोस्तों। आई होप सारी चीजें समझ में आई होंगी दोस्तों। कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, पॉज करके बैक करके तब आके पुनः देख लीजिएगा, अच्छे से क्लियर कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 6 नंबर में आता है। अच्छे से कर लीजिएगा, अपनी नोट्स में, अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कर लीजिए। दोस्तों अभी जो हमने क्वेश्चन पढ़ा, इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जैसा सॉल्व किया है, उसी पे आधारित हमारा तीसरा प्रश्न है, ताकि आप अच्छे समझ जाओ। तीसरा प्रश्न उसी पे आधारित हमने लिया है दोस्तों। मान लीजिए त्रिभुज ABC और DEF समरूप त्रिभुज हैं, इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो, तो BC का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। आइए जल्दी से हल कर लेते हैं, बहुत इजी हो गया है। अभी जस्ट इसके पहले मैंने आपको थ्योरम रिवाइज करवाया है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उन त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है दोस्तों। लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है दोस्तों, कि त्रिभुज ABC समरूप है किसके? DEF के। अगर त्रिभुज ABC DEF के समरूप है इसे दोस्तों, तब प्रमेय से, अभी हमने प्रमेय करवाया है, तब प्रमेय से दोस्तों एरिया ऑफ त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, इनका अनुपात उन त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर, यानी कि AB बटे DE का वर्ग, BC बटे EF का वर्ग और BC बटे EF का वर्ग बराबर AC बटे DF का वर्ग दोस्तों। आई होप समझ में आएगा। अभी जस्ट हमने क्वेश्चन किया है, AB बटे ABC और DEF दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है? 64 और 121 दिया है।
BC ज्ञात करना है। BC बटे EF कितना दिया है 15.4 का वर्ग हो जाएगा, वर्ग इधर जाएगा, वर्ग इधर आएगा दोस्तों, रूट बना देगा, रूट 64 बटे 121 बराबर BC बटे 15.4, यह आ गया 8 बटे 11, 8 64 का अंडर रूट 8 121 का 11 हो जाएगा दोस्तों, 8 बटे 11 हो गया। BC बटे 15.4, BC आपको फाइंड करना है दोस्तों। BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 8 गुणे 15.4 बटे 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11 कितना बच गया, 11 एकम 11 हो गया दोस्तों, कितना बच गया 4, 11 चौक 44 हो गया, यानी 1.4, 14 अट्ठे 112, 11.2 सेंटीमीटर दोस्तों। BC कितना हो जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आएगा दोस्तों, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।